कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में संस्कृत भाषा में वर्ण विज्ञान पढ़ेंगे, जिससे हम अच्छी तरह ज्ञात करेंगे कि वर्णों का उच्चारण कहाँ से करते हैं, तब मेरा उच्चारण सही होता है, और वर्णों का विकास कैसे कैसे हुआ और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक शब्द आता है, आपने देखा वर्ण, जिसको इसको अक्षर भी कहते किसे? मुख से निकली वह सार्थक ध्वनि जिसको विखंडित न किया जा सके, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। फिर से देख लीजिए, मुख से निकली वह सार्थक ध्वनि जिसे तोड़ा न जा सके, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। और ये वर्ण या अक्षर दो प्रकार का होता है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब बात आती है स्वर की। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। हो जाएगा? वे वर्ण जिसका उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते। यानी ये उच्चारण की दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। अब देखते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। आपने पढ़ा होगा इसके पहले हिंदी में, इनकी संख्या हिंदी में 13 होती है। तो मेरे यहाँ भी 13 होती है। ये आइए हिंदी का पहले देखते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। और ये 13 हुए, लेकिन ये हुए तो हिंदी भाषा के हुए, संस्कृत भाषा के नहीं। तो संस्कृत भाषा में भी 13 होते हैं, लेकिन ये 13 नहीं होते। ये 2 नहीं होते हैं, इनकी जगह 2 नया चला आता है। जो हैं वे हैं री और री। इस तरह कह सकते हैं हिंदी भाषा में भी 13 होता है, संस्कृत भाषा में भी 13 होता है, लेकिन दोनों में थोड़ी सी लिखावट में अंतर होती है। इस स्वर को उच्चारण की दृष्टि से, जिसे देर से बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोला जाता है, इसके भी भाग होते हैं। स्वर के भी भाग होते हैं। पहला होता है लघु स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। लघु स्वर यानी लघु माने छोटा होता है, दीर्घ माने बड़ा।
जैसा नाम है वैसा गुण है। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है और धीरे से बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, और सीधी सी बात है, कम समय लगता है, धीरे से बोलते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, वी और डी। देखना, धीरे से बोलना है, आराम से बोल रहे। आ धीरे से बोले, ई धीरे से बोले, ऊ धीरे से बोले, री धीरे से बोले और री धीरे से। तो दीर्घ वाला क्या होता है, ठीक इसी को उल्टा, पूरा उलट देंगे। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है और देर तक बोलते हैं। वहाँ था कम समय लगता है, जल्दी से बोलते हैं। यहाँ क्या है, देर अधिक समय लगता है, देर से बोलते हैं या देर तक बोलते हैं। आइए देखिए, ठीक इसी के दीर्घ में जाइएगा। आ, ई, ऊ, ओ, आओ। हुआ, अधिक समय लग रहा है, ऊपर वाले से मिला लीजिए। आ बोले तेज, ई, ऊ, री, ओ, री, आओ। आपने देखा एकदम संतुलित तरीके से कि इसमें पहले वाले लघु स्वर में कम समय लग रहा है, जबकि दीर्घ स्वर में अधिक समय लग रहा है। तो निश्चित रूप से इस 13 की संख्या में लघु की संख्या कितनी है, दीर्घ की संख्या कितनी है। अगर 2 भाग में बटा है तो आप बताइए, नहीं मालूम तो याद रखिए, लघु की संख्या 5। 13 में से 5 गया, कह सकते हैं बराबर 13 हो गया। यानी लघु स्वर की संख्या 5, दीर्घ स्वर की संख्या 8 बराबर 13, और मेरा स्वर की संख्या बराबर 13। हम मैनेज हैं, हम घटे बढ़े नहीं। यानी इस 13 की संख्या में यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या में हम 13 है, 13 को 2 भागों में बांटते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। ये रही मेरा क्या कहते हैं, स्वर का वर्गीकरण। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री, ओ, आओ। कोई भी बोल दीजिए, इन 13 में से किसी को बोल दीजिए, कोई बात नहीं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर जिनकी संख्या 5 होती है, आ, ई, ऊ, री और री। दीर्घ स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है और तेजी से बोलते हैं, देर तक बोलते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते। अब आते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। वही 5 लघु स्वर को हटा दीजिए, वहाँ से जो शेष बचता है वो पूरे के पूरे दीर्घ स्वर होते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों स्वर समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक किसी का उल्टा हो जाएगा। वे वर्ण जिनका
उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते बस समझ में आ गई। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। यानी सीधे सीधे दूसरे शब्दों में कहते हैं जिनका उच्चारण करने में दूसरे वर्ण को सहायता ली जाती है, या और स्पष्ट शब्दों को कह सकते हैं वे वर्ण जिनका दूसरे के बिना उच्चारण नहीं होता या दूसरे के सहायता के बिना उच्चारण नहीं होता, उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में इसकी पूरी संख्या 36 है। तो मेरे यहाँ भी इसकी संख्या 36 होती। आइए देखते हैं। क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ। ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह छ त्र। देख लिया 36 है। 5 10 15 20 25 25 4 29 29 4 33 33 3 6। अब आप कहेंगे इसको सीधे सीधे क्यों नहीं लिखा? हम अपने सुविधा के अनुसार इसको लिखे हैं ताकि हमको आपको बताने में असुविधा न। ये मेरा पूरा व्यंजन है। उदाहरण देखिए, क आया, च आया, ट आया, त आया, प यह आया, र आया, स आया, ढ
इया आए, यानी पूरा का पूरा व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होता है। बिना स्वर की सहायता से हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। अब उच्चारण की दृष्टि से मुख में ही विभिन्न अंगों को, कभी जीभ को, कभी दांत को, कभी ओठ को, कभी किसी को बीच में ही जीभ मुख में ही उसको विभिन्न स्थानों पे स्पर्श कराते हैं, और विभिन्न स्थानों पर जब स्पर्श कराते हैं तो हमारा उच्चारण सही जगह स्पर्श कराएंगे तो हमारा उच्चारण सही होगा। सही जगह स्पर्श नहीं कराएंगे तो हमारा उच्चारण सही। देखिए, और आप जब आगे पढ़ेंगी तो शुरू के 25 यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क से म तक, यानी यहाँ से यहाँ क्या कहते हैं? स्पर्श क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्श व्यंजन, यानी मुख में ही इनको कहीं न कहीं स्पर्श कराया जाता है, और उच्चारण के स्थल के अनुसार इसको सीधे बोलेंगे क ख, बीच में देखेंगे जीभ में नाली जैसी स्थिति बनेगी, इसलिए इसका उच्चारण कंठ। अगले का च, जीभ को ऊपर स्पर्श कराएंगे बीच वाले भाग से, जिसको कहते हैं मूर्धा। ट, जिसको कहेंगे ताल। ता वर्ग का ऊपर और जाएगा, पहले से च वर्ग वाले के अपेक्षा ट वर्ग का ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो इसको कहेंगे मूर्धा। ता वर्ग को जीभ को स्पर्श कराएंगे दांत से, इसलिए इसको कहते हैं दंत। पा वाले को बोलते समय आगे के मुख के दोनों ओठों को, ऊपर वाले और नीचे वाले को आपस में स्पर्श करा के बोलते हैं। इस आधार पे इसको कहते हैं ओष्ठ। इनको भी स्पर्श करा के ही बोलते हैं, लेकिन कभी इनमें से जो निश्चित है एक ही जगह, लेकिन इन सभी में एक नहीं दो दो जगह स्थित होता है, तीन तीन जगह स्थित होता है, इसलिए इनकी कैटेगरी अलग कर दी जाती है। यथा है इनको कहते हैं या, रा, ला, वा को कहते हैं अंतः ऊष्मा व्यंजन, और सा, सा, सा और हा को कहते हैं ऊष्मा व्यंजन, और इसको कहते हैं तीन अक्षर बनता है छ, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन। ये रहा मेरा वो। ठीक इसके और आगे जाते हैं। आप बोलिए क, ख, ग, घ, अंग दो वर्ग में बढ़ता है। पहले का दो वर्ण स्पर्श व्यंजन का, यहां से यहां क, ख, ग, घ, अंग। अब देखने च, छ, ज, झ, इया। आपने देखा पहले दो को धीरे से बोलते हैं, बाद के तीन को तेज बोलते हैं। इस आधार पे इसका वर्गीकरण होता है।
पहले वाले का होता है मृदु स्पर्श व्यंजन और दूसरे वाले का अंतिम का होता है तेज बोलते हैं, इसलिए हो जाएगा उष्ण स्पर्श व्यंजन। और अंतिम वर्ण जो होता है पांचों वर्णों का स्पर्श व्यंजन का न, अंगा, इया, आड़ा, न और मा, इसको अनुनासिका व्यंजन। क्या बोलते हैं? अनुनासिका व्यंजन। यानी दूसरे शब्दों में कहेंगे थोड़ी सी नाक की सहायता ली जाती है, बगैर नाक की सहायता से हम नहीं बोल पाते। जैसे बोलिए न, मा, आड़ा, इया और अंगा। अतः प्यारे बच्चों, इसका जब हम ठीक ढंग से उचित स्थान से उच्चारण करेंगे तब तो हम कटहर को कटहर बोल पाएंगे। नहीं, छोटे छोटे बच्चे कटहर को ततहर बोलते हैं, घबराहट को दबराहट बोलते हैं। यही होती है बाणी विज्ञान। आप तो सही बोलते हैं लेकिन निकलता मुख से गलत है। और कभी कभी आप इसी के लिए हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। हम यही चाहेंगे आपसे कि अपने उच्चारण को धीरे धीरे इसकी सहायता से स्पर्श कीजिए, स्पष्ट कीजिए और कभी जीवन में हंसी के पात्र न बने। ठीक इसके आगे की बातें हम अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इसके बारे में अगर किसी को कोई समस्या है तो संपर्क करेगा। उम्मीद करते हैं अगली वीडियो में हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।